जो मेरी सबसे डिसएडवांटेज रही थी कि 2023 में वो था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस और मेरा ईगो, और मैं टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पाया था। विनोद सर है ऑब्वियसली, वो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक वो एज अ दोस्त पढ़ाते हैं, एज अ बच्चे नहीं पढ़ाते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, वो ऐसे दिख रहे थे कि मेरे दोस्त देख रहे थे। इंडियन वर्जन में सुनोगे तो आई लव पार्चा सॉन्ग, वो एक ओरिजिनल वाइब देता है। अभी तो हनी सिंह थोड़ा पुराना हो गया, नहीं तो हनी सिंह अच्छा गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग ज्ञान। मैं आपका होस्ट हिमांशु साहू और आज हम इंटरव्यू लेंगे मिस्टर रोहित मंडल का, जिन्होंने गेट माइनिंग 2024 में AIR 17 अचीव किया है। सो वेलकम रोहित मंडल, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइनिंग ज्ञान में। स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताइए कि स्ट्रैटेजी कैसी आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की और क्या ट्रिगर किया प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। हाँ, तो जैसे मैंने बताया पहले कि ये मेरी दूसरी अटेम्प्ट थी गेट पे। इससे पहले मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे थर्ड ईयर में मैंने दिया था, मेरा गेट एग्जामिनेशन जानने के लिए कि हाउ एंड व्हाट हैपेंस एग्जामिनेशन के दौरान। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई भी नहीं किया था गेट में। तो वो मेरे को बहुत चुप गया अंदर से कि मतलब कैसे मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ गेट में। तो इसीलिए मेरा इंटर्नशिप था PwC बेंगलोर में था मैं। तो उस टाइम उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि माइनिंग डोमेन है और IT सेक्टर है। तो आई वॉज वेरी मच अकस्टम्ड विद द माइनिंग बैकग्राउंड्स। तो मेरे को अपना करियर माइनिंग में परस्यू करना था। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन वे बैक इन सितंबर 2023। उस दौरान ये हो रहा था कि उतना मैं टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे सेमेस्टर्स भी चल रहे थे, मैं क्लासेस भी कर रहा था। तो मैं एक घंटा देता था हर सब्जेक्ट में एज अ स्ट्रैटेजी। कभी भी मतलब कुछ भी टॉपिक्स उठा के मैं करता था। जो मेरी सबसे डिसएडवांटेज रही थी कि 2023 में वो था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस और मेरा ईगो, और मैं टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पाया था। तो इन तीनों के ऊपर मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया इस बार। अब मेरा मेन सवाल ये है कि टेस्ट सीरीज में जो प्रेशर था वहाँ तो बिल्कुल प्रेशर लगता नहीं है। मेन एग्जाम में जो वहाँ पे जो प्रेशर लगता है वो भाई मैंने दिया, मेरा को समझ ही नहीं आता। मैं तो गया भाई, इस बार भी गया क्या जैसे लग रहा था। तो वहाँ पे इसका प्रेशर को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसा लगा पहला क्वेश्चन देख के, पूरा गो थ्रू करके। देखिए, हम लोग का ये होता है ना कि एक माइन लेजिस्लेशन करके जो सब्जेक्ट होता है, जनरली वो सारे माइनिंग इंजीनियर्स थोड़े उसको अवॉइड करते हैं। तो फर्स्ट क्लास के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो माइन लेजिस्लेशन कोई गेट के लिए उतना सीरियसली पढ़ता नहीं, लेकिन इस साल जैसे 3 से 4 क्वेश्चन उसमें माइन लेजिस्लेशन के दे दिए। तो देख के बुरा लगा एक टाइम के लिए, क्योंकि अगर लेजिस्लेशन पढ़ के जाता तो ऑब्वियसली सॉल्व कर देता, वो तो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते। एक तो ये बुरा लगा, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज में ये होता है ना कि मैं दिन में 2 या 3 टेस्ट पेपर दे देता था और उसका मैं थॉरो उसको क्या बोलते हैं उसका एनालिसिस करता था कि मैं कहाँ से गलत हूँ, कहाँ पे गलत नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि जब क्वेश्चन पेपर का मैंने पहला क्वेश्चन देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं चलो इस बार मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, मेरे को पहला क्वेश्चन दिख के लग गया, कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो अच्छा ही आएगा। अच्छा, चलो ये तो ठीक है। बाकी एक चीज आपने देखा होगा ट्रेंड 2021 में 72 कुछ रैंक 1 का कुछ ऐसे मार्क्स था, उसके बाद 64, उसके बाद 64, इस बार 58 कुछ गया है। तो ऐसा ट्रेंड नीचे जाते जा रहा है। तो ऐसा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है या फिर हम स्टूडेंट को कहीं ना कहीं सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स हो रही है? देखिए, आपको क्या लगता है? मैं ये बोलूँगा कि जितने भी आफ्टर 2020 भी अगर आप कंसिडर कर लो, उसके बाद जितने भी पेपर आए हैं, दे आर नॉट एक्जैक्टली टेकन फ्रॉम द बुक क्वेश्चंस। पहले ऐसा होता था, अब क्या हो रहा है कि हर दिन नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपको वो मजबूर कर रहे हैं कि आप थिंक करो वैसे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखी गई है। सो प्रोफेसर्स जो सेट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो लाइक वेरी गुड। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ रही है, लेकिन एक जो मैंने बोला ना कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस बार भी देखो तो किसी भी अगर मतलब कोई भी साल का उठा लो, अगर आप 50+ स्कोर कर रहे हो
तो आपका जो रैंक है वो बिलो 50 या बिलो मतलब 40 रहेगा, विच इज़ अ गुड स्कोर। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर लो, यू विल डेफिनेटली गेट अ सीट इन कोल इंडिया। तो ये मैंने देखा था, ये ट्रेंड तो मैंने देखा ही था। तो हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली बढ़ रहा है, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है वो है टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत। अगर कोई स्टूडेंट टाइम मैनेज कर ले रहा है, जो इजी क्वेश्चन है अगर वो पिक कर ले रहा है, तो ही विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। मेरे को तो इस बार का भी मेरे को क्वेश्चन पेपर उतना टफ नहीं लगा था, इस बार का भी क्वेश्चन पेपर मॉडरेट लगा था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरे में इतने प्रैक्टिस के बावजूद भी शायद कहीं ना कहीं मैंने टाइम मैनेजमेंट थोड़ा गलती कर दिया, तो इसीलिए थोड़ा रैंक का डिफर हो गया। तो ठीक ही है भाई, ठीक ही है रैंक। अच्छा है, बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है ऐसा रैंक। चलो ठीक है, रैंक तो अच्छा आ गया। अब क्या सोच रहे हो, कोल इंडिया में जाना है या बाकी PSUs, या फिर एमटेक तो मे बी नहीं करने वाले? देखिए, पढ़ाई तो अभी के लिए थोड़ा मैं बोलूँगा कि अगर कंपनीज में जाऊँगा, मेरा जैसे ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी है, मेरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ऑलरेडी मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट है। तो अभी जैसे CIL में जॉब लेते लेते बहुत टाइम होगा, अभी 1 साल ऑलमोस्ट लगी जाएगा CIL ज्वाइन करते करते। अभी तो मैं सोच रहा हूँ पहले जो मेरे पास ऑफर है उसका एक्सेप्ट कर लो। एमटेक के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, फ्यूचर प्लान्स है, पढ़ाई करने का फ्यूचर प्लान्स है, लाइक आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 4 years मेरे को ज़रूर MBA तो ज़रूर करना है मेरे को। MBA, ओके। वहाँ पे कम नंबर आए, कम परसेंटाइल आए तो फिर ईगो पे आ जाएगा, तो निकालना ही है। नहीं ऐसा बात, मतलब MBA मेरे को इसलिए, जितने भी लाइक ये ट्रेंड चलते आया है, मतलब अपने कॉलेज का IIT कर लिया तो उसके बाद एक बार IIM भी ट्राई मार ही लेते हैं, तो वही बात है, IIM का भी एक बार कोशिश ज़रूर किया जाएगा। सही है, सही है। एक एकदम बेसिक सा सवाल है, बाकी मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि प्रिपरेशन के टाइम हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इग्नोर कर रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आया था, और कोई सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि हेल्थ पे कैसे ध्यान दें? देखिए, मैं जैसे आपको बोला, दिसंबर और जनवरी में करीबन मैं 4 से 5 घंटा डेली निकाल के पढ़ ही लेता था, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं था कि मेरे को पढ़ने के लिए पढ़ना था, ये मेरे को इसलिए था क्योंकि मेरे को वो चाहत थी। अगर आपके पास चाहत हो तो ये सब दिक्कत नहीं होती। और मैं जैसे मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, एंड लाइक रिलेशंस वगैरह भी अगर आप बोले तो वो भी है मेरा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता था। पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स से बात कर लेता था, अगर कुछ होता था तो टहलने भी चला जाता था। तो पढ़ाई को ऐसे करो कि उसको एंजॉय किया जा सके। अगर आप पढ़ाई को एक बार एंजॉय करने लग गए तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई और इशू होगा। रही बात ये सब की, तो बॉडी का देखो, बॉडी को पे आप ज़्यादा प्रेशर दोगे जैसे आपने एर्गोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा कि बॉडी में अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो वो तो झेल नहीं पाएगा एक लिमिट के। तो मस्ती में पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप मस्ती करके पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनका लाइक मेरे कॉलेजेस से ही एक हिमांशु जायसवाल करके भी है, उसका ऑल इंडिया रैंक 7th आया, फिर कार्तिक है 13th आया, फिर एक शुभम पांडे जिसका पिछले साल 2nd रैंक आया था, इस बार 11th आया। तो मैं सबसे बात करता था, मेरे सब दोस्त हैं जैसे ऐसे, हम लोग साथ मिल के भी कभी कभी पढ़ लेते थे। कुछ डाउट्स हुआ तो एक साथ बैठ के डिस्कस कर लेते थे। किसी चीज़ को मतलब उतना दिमाग देके जितना ज़रूरत से बाहर हो नहीं करना चाहिए। और अगर मेरे साथ बोलोगे कि जूनियर्स को अगर कोई टिप्स दिया जाए तो एंजॉय करके पढ़ो, मस्ती से लाइफ कटेगा। फिर अगले साल आप शायद यहाँ पे इंटरव्यू दोगे और मैं आपको शायद कहीं और देखूँगा, आपकी स्ट्रीमिंग मैं देख लूँगा। अच्छा, ऐसा कुछ था कि प्रिपरेशन के टाइम कि ऐसा कुछ टाइम आया हो कि यार छोड़ना गेट वेट, कुछ और करते हैं, मतलब कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ते पढ़ते यार दिमाग खराब हो रहा है, छोड़ो इसको? ज़रूर, जैसे साहब माइनिंग इंजीनियर्स का एक टॉपिक तो हमेशा थोड़ा डाउट रहता है, वो है रॉक मैकेनिक्स, जियो मैकेनिक्स। तो हाँ, होता था, ज़रूर होता था, लेकिन छोड़ना नहीं था। छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपको उस लड़ना, आपको उसको मेहनत करना है। आप अपने नोट्स वापस देखो, अगर कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं
डिफिसिट कर रहा हूँ तो उसके लिए लेक्चर्स अवेलेबल कुछ कुछ हैं ऑब्वियसली, तो उसको देखो। अगर नहीं हो रहा है तो अपने प्रोफेसर से बात करो, नहीं होता है तो जो अच्छे दोस्त पढ़ने लिखने में अच्छे हैं उनसे बात करो, लेकिन करो, किसी चीज़ को छोड़ मत देना। अगर कहीं पे आपको ये लग गया कि यार छोड़ो अभी तो नहीं हो पाएगा, तो आप एग्ज़ाम से पहले ही हार गए, वो नहीं करना है। सही बोल रहे हैं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने जुलाई से स्टार्ट किया ना प्रिपरेशन, तो माइनिंग कैन का आपने टेस्ट सीरीज लिया था कि कोर्स लिया था ना, टेस्ट सीरीज उसके साथ मिला था। अच्छा, तो उसमें कौन से फैकल्टीज थे जिसका पढ़ाने का तरीका और क्या चीज़ अच्छा लगा माइनिंग ज्ञान में, जो माइनिंग ज्ञान का कोर्स आपने परचेज किया था? देखिए विनोद सर है ऑब्वियसली, वो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक वो एज अ दोस्त पढ़ाते हैं, एज अ बच्चे नहीं पढ़ाते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, वो ऐसे देख रहे थे कि मेरे दोस्त देख रहे हैं मेरे। रही बात रॉक मैकेनिक्स में, जैसे अमृतांचल जो हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। सर्विंग में मिली मैम भी अच्छा पढ़ाती है, तो अच्छा प्रिया वो मैम। अच्छे पढ़ाते। सॉरी, हाँ प्रिया मैम, सॉरी। और कितने फ्रेंड्स कैसे हैं आपके, फ्रेंड सर्कल कैसा है? देखिए मेरे हमेशा से जो फ्रेंड सर्कल रहे हैं वो जनरली जो सबसे बैक बेंचर्स होते हैं वो होते हैं। तो मैं हमेशा से जुगाड़ू आदमी रहा हूँ, मतलब उतना मेरे को आप पढ़ते दिखते नहीं देखोगे, मैं सब काम कर लेता हूँ, क्योंकि कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। अगर कोई कॉलेज में जा रहा है, मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि पूरा दिन भर आप बस सिर्फ पढ़ते रहो। ये कोई जर्नी नहीं होती। अगर आपको जर्नी वाइज देखनी है तो आप सब करो। जब आपको मतलब पढ़ना है तब आप पढ़ो, जब आपको कोर्स सिलेबस ख़त्म करना है आप ख़त्म करो, टेस्ट आ रहे हैं तो उसके लिए देखो, अपने जो आपको अच्छा लगे। यही एक 4 साल वाला फेज़ होता है कॉलेज का, जो एक आदमी को मैच्योर बनाता है। और मेरे हिसाब से कॉलेज इज़ द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, चाहे किसी भी फील्ड में। तो दैट इज़ द थिंग आई वांट टू से। और रही बात अगर मेरे जर्नी के बारे में बताऊँ मैं कुछ और, तो मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो सुनना ज़्यादा चाहिए, जो कि मैं पहले नहीं करता था। इसके अलावा उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपको हर लाइफ के फेज पे पेशेंस रखना पड़ेगा, ईगो को साइड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आप हो गए तो फिर तो आपको लग जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो गया, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। वो कई बार बच्चे पकड़ नहीं पाते कि यार मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज ध्यान पे आता है। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको पता बताता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है कि कॉन्फिडेंस है। तो बात तो ये ठीक है, आप तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट ही लग रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट तो पिछले साल थे। नहीं, इस साल भी थोड़ा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, तभी वो एक के बाद 7 लग गया, और नहीं तो वो एक ही आ जाता। अगले अगले साल आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे। वैसे तो और कोई इच्छा नहीं है आगे और गेट देने का, लेकिन ठीक है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा हॉबीज में क्या क्या पसंद है? देखिए मेरे को सबसे अगर कोई हॉबीज़ में पसंद है तो मैं क्रिकेट खेलता ही, मैं अपने कॉलेज टीम के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। तो वहाँ पे भी मेरे लाइक वैल्यूएबल आवर्स जाते हैं, 3-4 घंटे चले जाते हैं वो डेली प्रैक्टिस वगैरह। इसके अलावा लाइक मैं पेंटिंग करने में बहुत, मतलब मेरा उसमें भी डिप्लोमा किया हुआ है पेंटिंग में, तो जो मतलब वो कोर्सेज टाइप होता है वैसे। तो आई लव डूइंग पेंटिंग्स। इसके अलावा हॉबी में जैसे मैं गाना सुन लेता हूँ, वो गाने सुनना मतलब स्पेसिफिकली वेस्टर्न म्यूजिक, रैपिंग म्यूजिक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। पढ़ाई में भी ये मेरे को हेल्प करते थे। अच्छा, तो यही सब चीज़। फेवरेट रैपर कौन है? फेवरेट रैपर ऐसे अगर आप इंडियन वर्जन में सुनोगे तो आई लव पार्चा सॉन्ग, वो एक ओरिजिनल वाइब देता है। अभी तो हनी सिंह थोड़ा पुराना हो गया, नहीं तो हनी सिंह अच्छा करता है। सबकी अपनी पसंद, अच्छी बात, अच्छा लगता है वो भी। अच्छा, तो हमारा एक सेगमेंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए रहते हैं, तो उसका आप थोड़ा जवाब दे देंगे तो अच्छा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे वैभव वैष्णव का एक क्वेश्चन है जो CSET उदयपुर से है।
कॉलेज से है, तो वो पूछ रहे हैं हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंट इन एनीथिंग, हाउ टू बी डिसिप्लिन whenever you want to, how to switch your mode in attentiveness and relaxation. ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है क्योंकि मेरी जर्नी भी ऐसी ही रही है वैसे तो। देखो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हाउ टू स्टे अटेंटिव इन योर पाथ एंड हाउ टू बी डिसिप्लिन। सो ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितने चाहत से जो मंजिल है या गोल है उसको आप चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से तो आप डिसिप्लिन रह जाओगे और आप अटेंटिव भी रह जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ घूमती रहेगी कि नहीं मेरे को ये गोल हासिल करना है। और मैं तो बोलूँगा जितना भी आपको टूटना है, मरोड़ना है, फेलियर होना है, सब एग्ज़ाम से पहले हो। एग्ज़ाम में होने में कोई फ़ायदा नहीं रखा है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप 100% जितना आप 110% या 150% जितना भी आपको वो देना है। उससे पहले यू नीड टू बी वेरी, मतलब आपको जितना गलती करना है लाइफ में आप करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड रही बात अगर आप डिसिप्लिन वे में देखना चाह रहे हो तो जैसे मैं भी बहुत, जैसे मैंने बोला था मैं बहुत अलग लेवल का इधर उधर घूमते रहता था ये वो, तो वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, लोड है। आपको कोई बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर दे नहीं सकता, कोई एक्सटर्नल अर्ज नहीं कर सकता। वो आपको खुद पे इनसाइडर में आपको ट्रेन करना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप योगा कर लो। मैं तो बोलूँगा बेस्ट चीज़ डिसिप्लिन अगर आपको सीखनी है तो आप स्पोर्ट्स कर लो, क्योंकि स्पोर्ट्स इज द फील्ड वेयर मेजर डिसिप्लिन कम्स इनटू इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर कुमार ने पूछा है हाउ वुड बी द माइनिंग करियर विदाउट गेट, मतलब माइनिंग करियर में और विदाउट गेट पे क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है? देखिए मैं ये बोलूँगा कि गेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज अ माइनिंग इंजीनियर कैन हैव ऑनेस्टली, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट मिल रहा है, आपको डायरेक्ट एक गवर्नमेंट सर्विस का PSU का जगह मिल रहा है। फिर अगर आपके पास 3 से 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो उसके बाद तो माइनिंग फील्ड मतलब इतनी जॉब्स है कि आप उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे, बहुत जॉब्स है और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ पर्सन्स लैक करती है। बट हाँ विदाउट गेट अगर आप बोलोगे तो थिंग्स गेट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। उसमें आपको फिर अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको ओवर बैड 4 बैड ये सब देखना पड़ता है। सो आई फील गेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले भी कुछ दिन बंद था बीच में, गेट से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी, तब आप माइनिंग फील्ड का, तब आप माइनिंग को देख लीजिए, कोई फिर माइनिंग को परस्यू ही नहीं करना चाह रहा था। एक तो मैं ये बोलूँगा, दूसरा आपका वैल्यू कहीं ना कहीं आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो कॉलेज आपको अच्छा प्लेसमेंट दे नहीं मतलब पा रहा है या नहीं पा रहा। अगर वो कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा है तो गेट रिमेन्स योर ओनली ऑप्शन टू हैव अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी इन माइनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमेश सुनवानी का है। तो उनका क्वेश्चन ये है विच इज़ बेटर ऑप्शन टू कवर द होल सिलेबस और स्टडी लिमिटेड एंड रिवाइज मोर? तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए अगर आप इस फेज में हैं कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्वेश्चंस में हर साल नहीं ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि रॉक मैकेनिक्स 20 नंबर आएगा, किसी साल 10 नंबर का भी आ सकता। तो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। अगर आप लिमिटेड टाइम में हैं तो 5 या 6 टॉपिक्स करके जाइए, उससे ज़्यादा मत करिए, लेकिन उसको कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करिए। Revision is one of the major things which I would like to say to my juniors or whoever is that means going to appear in the next game. तो मैं ये बोलूँगा, और अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पूरा सिलेबस कवर करो, क्योंकि सिलेबस अगर आप पूरा कवर करोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हो सकता है सिर्फ गेट प्रॉस्पेक्ट्स के व्यू से नहीं, जब आप काम करने जाओगे तब भी आपको वो हेल्प करेगा, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती आपकी। ये चीज़ तो है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। बाकी एक क्वेश्चन और था कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जैसे कि हैं रॉक मैकेनिक्स, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मतलब ज़्यादातर अगर उसको कर लिया जाए, एक हो गया इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ये कई बार बच्चे एप्टीट्यूड करके नहीं जाते क्योंकि हाँ देख लेंगे। मैथमेटिक्स को तो उन लोग कर भी लेते हैं, बट कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड भी मेजर पार्ट है, उसको भी उन लोग छोड़ देते हैं। तो इसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? देखिए एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज़ है जिससे 15 नंबर आते हैं। अगर आप वहाँ से 15 नंबर ले लिए, अगर आप लाइक
माइनिंग से आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 15-20 नंबर ला लिए, आप मैथ्स में मान के चलिए 5-10 नंबर ला दिए, तो अगर आप 40+ मार्क्स यहीं से ला रहे हैं तो आपकी अच्छी रैंक बन जाती है। तो ये जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है, ये एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी का भी रैंक लाने में, क्योंकि जो भी अच्छे रैंकर्स होते हैं, आप पूछ लीजिए, सब लोग एप्टीट्यूड को पहले टारगेट करते हैं। एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से और बारीकी से इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग आपको स्कोर दिलाएगा, आपको या आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ आप माइनिंग में घुसे रहोगे, मैथमेटिक्स में घुसे रहोगे, ऐसा नहीं है। रही बात मटेरियल्स की, तो आप कहीं पे भी आप यूट्यूब पे चले जाइए, जो गेट का सिलेबस है उसको लिख दीजिए, आपको इनफ एम्पल मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज़ होता है जो सबके लिए कॉमन आता है, चाहे वो सिविल के लिए हो, चाहे वो माइनिंग के लिए हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए, किसी का भी गेट हो, तो आपके पास एम्पल मटेरियल्स होंगे गेट के प्रोस्पेक्ट से। आप कभी भी यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है, मैं तो बोलूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के। बाकी मैंने ये देखा है कि एप्टीट्यूड सिर्फ एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए काम नहीं होता, क्योंकि एप्टीट्यूड बनाते बनाते हमारी लॉजिकल रीजनिंग इतनी डेवलप हो जाती है। आजकल के कुछ क्वेश्चंस माइनिंग सेक्टर में भी ऐसे आते हैं कि यार उसमें दिमाग लगाना ही पड़ता है। ये बस फॉर्मूला देख के बस फॉर्मूला चिपकाना नहीं है, वहाँ बस तुम्हें वो फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है वो लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पोरोसिटी निकालना पड़ेगा, पोरोसिटी निकालने के बाद आप वहाँ पर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इधर से उधर से ला के लगाना पड़ता है ताकि आपको सॉल्यूशन मिले। तो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड सिर्फ आपके एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए नहीं, बाकी आपके पूरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्या, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग ही बढ़ती है। तो ये तो है। एप्टीट्यूड आपको शॉर्टकट सिखा देती है बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के लिए। अगर आपको शॉर्टकट्स जानना है तो वो एप्टीट्यूड निकालेगा और कुछ नहीं। मेरे लिए हेल्पफुल बहुत माइनिंग ज्ञान क्या कराता है कि ना, होल सिलेबस तो कंप्लीट करा ही देता है वो, नवंबर तक में तो करा ही देता है कंप्लीट। बाकी जो बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए रिवीजन क्लास लगाता है ना। तो रिवीजन क्लास, बहुत लोगों का रिव्यू था कि रिवीजन क्लास इतना हेल्पफुल रहा ना सर। तो आपने रिवीजन क्लास किया था क्या? वो कितना हेल्पफुल रहा? हाँ, मैंने रिवीजन क्लास किया। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वही एक्चुअल स्टैंडर्ड्स आपके सेट करते हैं कि इस साल का पेपर कैसे आ सकता है। तो रिवीजन क्लास में जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो रहे थे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस हो रहे थे, क्योंकि हाँ, आपको इन डेप्थ नॉलेज ज़रूर चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्रिटिकली सोचना पड़ता है। तो रिवीजन क्लास आपको सब कुछ देता है। एंड आई फील रिवीजन क्लासेस आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एक स्टूडेंट के लिए गेट से पहले। मेरे हिसाब से मेरे को तो काफ़ी बेनिफिट किया है। तो लास्ट आप ये बताइए कि अभी कोई स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहा है, अभी अपने कोचिंग में अपना स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्ट हो गया है कोचिंग में, तो आप कोई एक स्ट्रेटेजी प्लान बता दीजिए। एक 2 स्ट्रेटेजी प्लान चाहिए होगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए। सो मैं तो बोलूँगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं से दिन इतना भी आप बिजी नहीं हो पाओगे कि आप दिन का 1 घंटा नहीं निकाल पाओगे। मैं बोलूँगा कि आप एक बार लेक्चर को देखो, वापस उसको 2x में देखो, उसके बाद आप उसका नोट्स बनाओ। मतलब ये मेरा प्लान था, लॉन्ग टर्म का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे करता था। इससे क्या होगा कि आप जब कोई चीज़ बार बार देखते हो ना, या बार बार करते हो, तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाता है। ये जो बोलते हैं ना लोग कि मेरे को फार्मूला याद नहीं हो रहा है, मेरे को फार्मूला रट नहीं हो रहा है, वो एक बार देख के छोड़ देते हैं। अगर आप बार बार एक ही चीज़ करोगे तो आपका माइंड वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। रही बात, स्टिकी नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, स्टिकी नोट्स दीवार पे चिपका दो अगर कोई फार्मूला इतना लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। तीसरी चीज़, बैठ के पढ़ो। बेड पे लेट के, बहुत लोग बेड पे लेट के ऐसे नहीं होता, वो उसका आपको डेडिकेशन नहीं मिलता वैसे करके। और मैं बोलूँगा कि जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए तब ज़रूर मॉक टेस्ट सीरीज़ दीजिए। लाइक 2 महीना पूरा आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ देना है, और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप जितना था आप उतना पढ़ लिए, उतना सोच लीजिए। उस टाइम पे आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, थोड़ा आप रिलैक्स कर लीजिए, शांति से रहे, गाना वाना सुन लीजिए, मूवी देख लीजिए। उस टाइम पे थोड़ा, मतलब जितने माइंड को आप कम उसको दोगे तो अच्छा है। ये तो रहा लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान, अगर आप मान लीजिए 3-4 महीना बचा हुआ है, तो आप बस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखिए। 10 या 12 टॉपिक्स है जो, उसमें से आप 6-7 करिए, लेकिन अच्छे से करिए। आपको इस टाइम क्या होगा कि आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपको कम से कम 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सिर्फ
आप उतना पढ़िए जितना आपको ज़रूरत है, आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आप दिमाग में कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। तो इसमें रिवीजन क्लासेस बहुत अच्छा हेल्प करती हैं कि मेरे को इतना एकदम टू द पॉइंट चाहिए। हाँ, अगर क्वेश्चन बाहर से आ गया तो हो सकता है जो बहुत पहले से पढ़ रहा है वो भी गलत कर दे, लेकिन जो आपको इजी आएगा वो तो आप सॉल्व कर लोगे, आपका रैंक तो आ जाएगी अच्छी खासी। तो मेरे लिए तो मैं सोच रहा हूँ यही दो एक्शन प्लान है। लेकिन हाँ, दोनों केस में अगर कोई मस्ट चीज़ है तो वो है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको प्रैक्टिस पे रखती है कि इसका फार्मूला ये होगा, और आप कोई चीज़ का बार बार प्रैक्टिस करो तो वो कहीं ना कहीं माइंड पे स्ट्राइक करी जाती है एग्जाम हॉल में भी। जैसा कि मैंने भी दिया था, तो मेरा एक स्ट्रेटेजी था कि जैसे अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो अपने पास टॉपिक वाइज भी रहता है मॉक टेस्ट, तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे दो। उसके बाद कोई एक सेक्शन, अगर कोइंसिडेंटली अगर कोई सेक्शन कंप्लीट हो तो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे दो, और लास्ट में तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही है कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट में बच्चे लोग ये गलती कर देते हैं कि देते जा रहे, कोई एनालाइज नहीं करता। तो एक तो टेस्ट सीरीज का ये रहता है कि एक दिन टेस्ट सीरीज दो, अगले दिन मतलब एक दिन टेस्ट सीरीज दिए, उसी दिन आप देख लिया तो ये क्वेश्चन गलत हुए, अगले दिन उसको एनालाइज कर ली उस दिन, अगले दिन उसको रिवाइज करो, उसके लेक्चर्स देख लो, रिवीजन क्लासेस देख लो, फिर अगले दिन दूसरा टेस्ट दे दो, या फिर उसी सेक्शन का जो आपका गलत है उसका टॉपिक वाइज दे दो, फिर अगले दिन ये फुल लेंथ दो, फिर एनालाइज करो। ऐसे करते करते आपकी कंसिस्टेंसी तो बढ़ेगी और आपका एक्यूरेसी भी बढ़ते रहेगा। बट बच्चे ये करते हैं कि देते रहे सर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, सर मॉक टेस्ट में अच्छे नहीं आए, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपके इसमें क्या कहना है, ये स्ट्रेटेजी सही है या आपने कुछ अलग ही सोचा था? नहीं, देखिए, मैं जो आप बोले बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बस एक इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ। जो मेरा मॉक टेस्ट 1 था उसमें मेरे 100 में 19 नंबर आए थे, ठीक है। और जो मैंने फाइनल मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे 100 में 71 मार्क्स आए थे। तो ये था डिफरेंस 20 मॉक टेस्ट, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत मतलब यहाँ पे ये था कि मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट देता था, ठीक है, उसको एनालाइज करता था। अगर कहीं पोर्शन में मेरे को दिक्कत होता था, मतलब मैं उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाया था सिर्फ एनालिसिस की। जब कहीं पे किसी पोर्शन को मैं वीक था तो उसका सेक्शन, मतलब उसको पहले पढ़ता था बहुत अच्छे से, फिर उसका सेक्शन मॉक टेस्ट देता था। सेक्शन मॉक टेस्ट देने के बाद उसको भी मैं एनालाइज कर लेता था। कोई टॉपिक अगर मेरा, उसको भी मैं पहले एक बार वापस पढ़ता था, फिर मैं उसका टेस्ट देता था, उसको भी नोट डाउन करता था। जब तीनों चीज़ ख़त्म हो गए तब मैं दूसरा टेस्ट पे भागता था। ऐसा नहीं कि देते जाओ। इसीलिए मॉक टेस्ट 1 पे मेरा 19 नंबर था और मॉक टेस्ट 20 पे मेरा 71 नंबर। इतना अंतर इसीलिए था, और कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं। हर जगह ये होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, गाड़ी कैसे चला रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बात तो सही है। बाकी लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी स्टूडेंट्स को, या फिर आपकी जर्नी में किसी का बड़ा हाथ हो, मॉम डैड गर्लफ्रेंड टीचर्स, उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे, या फिर कुछ भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैसेज किसी को देना चाहेंगे? ये ऑब्वियसली मेरे फैमिली मेम्बर्स अगर मेरे बगल में नहीं रहते तो मैं कभी नहीं कर पाता। नो डाउट प्रोफेसर्स भी इम्पोर्टेंट थे कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ भी डाउट होता था तो प्रोफेसर्स, हाँ लाइक जस्ट गर्लफ्रेंड भी काम आती थी, क्योंकि जब रिलैक्स होना होता था तो बात करना पड़ता था ऑब्वियसली। तो ये सब तो थे ही। इसके अलावा अगर मैं किसी जर्नी के बारे में बात करूँ तो ये होता था कि आपको मोटिवेटेड रहना, एज सिंपल एज दैट। अगर आप मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ को लेकर तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ट्रस्ट में, अगर आप एक बार फेल करोगे, मान लो इस बार आप मोटिवेटेड रह के एक बार फेल भी कर गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार भी आप फेल करो। जैसे मैं पहली बार फेल कर गया था, अगर मैं उसी दिन छोड़ देता तो शायद इस बार मेरा 17 रैंक नहीं आता। अगर मेरा मॉक टेस्ट 1 में 19 नंबर देखने के बाद मैं अगर छोड़ देता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट 1 में मेरा 19 नंबर था, मॉक टेस्ट 2 में मेरा शायद 21 नंबर था, मॉक टेस्ट 3 में मेरा फिर 16 नंबर का आ गया था। तो मैंने 3 टेस्ट सीरीज देख लिया कि मेरे को ऐसा करने से नहीं होता। आपको यही सीखना है कि आपको सीख के कैसे कैसे आगे बढ़ो, ठीक है। आप जाइए अभी भी बाइलिंग ज्ञान का वो टेस्ट सीरीज आप देखिए, उठा के देख लीजिए, मेरा यही 3 नंबर होगा, क्योंकि मेरे को पता है। और ये चीज़ मेरे दिल इतना मोटिवेटेड होने के बाद मैं यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको फेल करना, आप एग्ज़ाम से पहले फेल कर लीजिए, हो सके तो आप 100 बार फेल कर लीजिए, बस एग्ज़ाम में फेल मत करिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में फेल कर गए तो पूरी साल की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाती है। ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ता है। चलो,
रोहित कुमार, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे, और भी सारे इंसाइट जान के अच्छा लगा। तो आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हैव अ थैंक यू वंडरफुल जर्नी। ओके, थैंक थैंक यू। थैंक यू हिमांशु सर।